चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इस एक महीने में ऐसा क्या हुआ कि मेरा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ इस फोन को लेके। एक्चुअली में एक इंसिडेंट मेरे टीम मेंबर ने रिपोर्ट किया कि जब उसने ट्विटर पे एक पूरा थ्रेड लिखा, 40 मिनट तक वो टाइपिंग कर रहा था इस फोन पे, और उसने सडनली रियलाइज किया कि मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं दुखे। तो उस चक्कर में मैंने भी जब इसको टेस्ट किया, जब मैंने इसके अंदर वीडियोस वगैरह देखी, एक्चुअली में ये बहुत कंफर्टेबल फ़ोन है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट की कैटेगरी में आ सकता है। जिस तरीके का ये फॉर्म फैक्टर लेके आता है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और ये सुनने के बाद जब मैंने इस पर टेस्टिंग स्टार्ट की तो सेम चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि कितना वेल बैलेंस्ड फ़ोन है ये वेट वाइज। और अगर आप मेरे रिव्यूज़ रेगुलर देखते हो तो आपको पता है कि मैं बिना स्क्रीन गार्ड के यूज़ करता हूँ फ़ोन को, लेकिन ये जो OnePlus 11 है इस पर स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ आया था, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे, एक हफ्ते के बाद इतना ज्यादा स्क्रैच करने लगा कि मुझे वो फोर्सफुली उतारना पड़ा। और जब मैंने स्क्रीन गार्ड उतार के इस फोन को यूज किया है, आप इसकी हालत देखो, बहुत सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं। मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा इस फोन पे एक अच्छे कंपनी का स्क्रीन गार्ड जरूर लगा लेना। एक और बहुत अच्छा मूवमेंट मैं शेयर करना चाहूंगा इस फोन के साथ। मैं मूवी देखने गया था और उस टाइम पे मुझे फोन को साइलेंट पे करना था। मैंने जो इस एलईडी स्लाइडर को सबसे ऊपर किया और फोन साइलेंट पे हो गया। वो जो 1-2 सेकंड बची मुझे काफी अच्छा लगा। नहीं तो कोई और एंड्रॉइड फोन होता ना तो मुझे स्क्रीन ऑन करनी पड़ती, फिर वॉल्यूम रॉकर से फिर मैं साइलेंट करता। एक और बात जो मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट करना चाहूंगा, मैं जनरली जो हैप्टिक मोटर होती है, जो वाइब्रेशन मोटर होती है फोन की, मैं उसको सीरियस नहीं लेता था, मैं जनरली ऑफ कर देता था। लेकिन जो OnePlus ने इसके अंदर हैप्टिक मोटर डाली है ना यार, इसके कुछ नेक्स्ट लेवल फायदे हैं। मतलब बहुत अच्छी मोटर है ये फोन लिटरली मजबूर कर देता है कॉल उठाने के लिए, क्योंकि इतनी कमाल की वाइब्रेशन है इसकी। और सिर्फ यहीं पे फायदा नहीं है, जब आप पूरे सिस्टम को यूज करोगे, चाहे फिर वो रीसेंट ऐप के अंदर हो, टाइपिंग एक्सपीरियंस, एक गेम आता है ग्रिड ऑटो स्पोर्ट, और अगर आप उस गेम में ब्रेक लगाओगे ना तो वहां पर हैप्टिक्स फील होते हैं। और इस फोन के इतने सुपीरियर है कि S23 अल्ट्रा मेरा फेवरेट फोन है, उसकी भी हैप्टिक्स कुछ नहीं है OnePlus 11 के आगे। अब इतने दिनों की टेस्टिंग में मैंने इस पर एक मूवी भी देखी थी जिससे मैं स्पीकर टेस्ट करूं, और रिसेंटली मेरा शौक चढ़ा है कि भाई बेटर टेस्टिंग के लिए ना मैं एक्शन मूवीज देखूं, जिससे कभी भी चेस सीक्वेंसेस आए या फिर फायरिंग वगैरह वाले सीक्वेंसेस आए तो मुझे पता लग सके कि एक्चुअली में स्पीकर कैसे प्रोसेस करते हैं, मतलब सेपरेशन कैसी रहती है बुलेट वगैरह की आवाज की। तो गुड न्यूज तो ये है कि स्पीकर्स मुझे अच्छे लगे। और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना फोन कंफर्टेबल है, एक और चीज उसका एग्जांपल है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत अच्छा वर्क करता है और बहुत अच्छी लोकेशन पे लगा हुआ है, ज्यादा हाथ स्ट्रेच नहीं करना पड़ता। तो डिजाइन के बारे में बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा, जितने भी ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं ना, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। बट हाँ, जो लुक्स है वो बहुत अलग अलग मेरे को मिक्स्ड रिएक्शन मिले। कुछ लोगों को ये फोन अच्छा नहीं लगा दिखने में और कुछ लोगों को अच्छा लगा। और ऑनेस्टली अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं, जो कि मैंने जियो यूज किया दिल्ली के अंदर, मेरे पास कोई ऐसा स्टोरी नहीं है बताने को। अच्छा था यार एक्सपीरियंस आ रहा, चाहे फिर वो कॉल क्वालिटी का हो या फिर नेटवर्क्स का हो। चलो अब आगे चलते हैं। एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूँ, जो इस फोन की डिस्प्ले है ना, ऑन पेपर अगर आप बाकी 60,000 रुपए के फोन से कंपेयर करोगे, मेरे हिसाब से ये लास्ट में आएगी। और ये चीज मैं क्रॉस चेक करने के बाद बोल रहा हूँ, मतलब विदाउट फैक्ट्स नहीं बोल रहा। बट एक और बात है यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास लग्जरी है कि मेरे पास सारे फोन आते हैं ब्रांड की तरफ से, तो मैं टेस्ट कर पाता हूँ सारे 60,000 के फोन को आपस में कि किसकी डिस्प्ले अच्छी है। हो सकता है जब आप ये फोन खरीदो आपको पता तक ना लगे कि हाँ भाई छोटे छोटे डिफरेंसेस है। क्योंकि जब मैं इस फोन में लास्ट ऑफ अस सीरीज देख रहा था ना, मुझे बिल्कुल भी ऐसा सच नहीं लगा कि हाँ कुछ मिसिंग है, जैसे कि शार्पनेस मिसिंग हो या फिर कलर्स बेकार प्रोड्यूस कर रहा हो। तो पॉइंट समझे ना आप मेरा। बट एक चीज जो स्पेसिफिकली हाईलाइट करूंगा, देखो वैसे 60,000 का फोन है इसलिए कर रहा हूँ ये चीज, 1300 निट्स की ब्राइटनेस है और बेटर नंबर होना चाहिए था, क्योंकि आउटडोर विजिबिलिटी आप बेटर एक्सपेक्ट करोगे क्योंकि आप बहुत हाई पे कर रहे हो। तो ये मेरी शिकायत है। और इसी चीज से रिलेटेड एक और बात बोलना चाहूंगा, जो इसका ऑटो ब्राइटनेस सेंसर है ना, बहुत इरिटेटिंग है यार। मतलब मुझे अभी भी याद है कि मेट्रो में हम लोग ट्रेवल कर रहे थे और नॉर्मल स्क्रीन चल रही है पहले, और सडनली 50% ब्राइटनेस डाउन हो गई और खुद से स्लाइडर अप एंड डाउन करना पड़ता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। वैसे एक और बात कहूंगा, कर्व डिस्प्ले इसको बहुत अच्छा लुक देती है और वैसे एक्सटर्नल टच नहीं है। बट हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि डिस्प्ले दी बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। अब मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग बात है बताने को। उससे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए, एंड्रॉइड वर्ल्ड में जितने भी फोन आते हैं ना, अगर वो 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे दे, वो फैंटास्टिक बैटरी लाइफ होता है। और इस फोन ने पूरे 1 महीने की टेस्टिंग में कॉन्स्टेंटली, मैं बता रहा हूँ, 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है। जब मैंने इस फोन से लाइट यूसेज करी तो 9 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। इनफैक्ट एक और स्टोरी ये है कि जब यहाँ पर धूप में बहुत सारी फोटोज खींच रहे थे टेस्ट करने के लिए डिवाइस को, और बहुत हैवी यूसेज के अंदर भी 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है जब 5G ऑन था। और इसी में एक और बहुत अमेजिंग एडिशन ये है कि ये फोन 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब आधे घंटे में यार फोन फुल चार्ज हो जाता
आता है। बस एक ही चीज़ जो मेरे को कमी लगी वो है वायरलेस चार्जिंग, जो मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया है। हो सकता है आप यूज़ भी ना करते हो। और मेरे को नहीं पता वन प्लस ने कैसे किया है, चाहे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो या फिर ऑफ, आइडल रेंज जो है 2% का होता है। इसका मतलब अगर मैं रात को सो जाता हूँ फ़ोन को छोड़ के तो सिर्फ 2% बैटरी लॉस होती है। मे बी अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं इस फ़ोन को स्टार्टिंग में हेट क्यों कर रहा था, मतलब ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों कि भाई मैं इस फ़ोन को ये कहने वाला था कि मत खरीदो। उसके पीछे का रीज़न था सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो कि सीरियसली डिज़ास्टर लगा था मेरे को। शुरू के 1-2 हफ्ते तो इतने इरिटेटिंग बग्स आ रहे थे कि मुझे लग रहा था कि 60,000 का फ़ोन है भी कि नहीं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया लॉक स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और जो म्यूजिक का प्लेयर होता है वो दोनों ओवरलैप कर रहे थे। और फिर इरिटेटिंग पार्ट तो यार कैमरा ऐप के अंदर था, जब मैं फोटो खींचने गया और कैमरा ऐप पूरी फ्रीज हो चुकी थी। और गाइज ये देखना जरा, यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ नोटिफिकेशन खोलने की और वापस लॉक स्क्रीन पे आया जा रहा है फोन। उसके बाद फिर मैंने फिंगरप्रिंट से अनलॉक किया। मतलब कि ऐसे ऐसे बग्स मुझे फेस हुए स्टार्टिंग के 2 हफ्ते में। उसके बाद पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट सारे अपने आप फिक्स हो गए। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल एंड्रॉइड वर्ल्ड के लिए। अब पता है क्या डिफरेंस रहता है सैमसंग के महंगे फोन में और बाकी महंगे एंड्रॉइड फोन में, कि जब सैमसंग है ना सोशल मीडिया ऐप्स पे भी अच्छी खासी इमेज प्रोसेसिंग देता है। मतलब कि अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हो स्नैपचैट पे फ़ोटो खींचने के लिए, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे स्टोरी बनाने के लिए भी, तो आप टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस, इन सब पे शिफ्ट कर सकते हो। इनफैक्ट जब भी आप इनसे फोटोज़ खींचोगे ना वो बेटर क्वालिटी की आएगी। और अगर मैं OnePlus 11 की बात करूँ तो OnePlus ये सारी की सारी फ्लेक्सिबिलिटी अपने फ़ोन को नहीं देता। और ये डिफरेंस देखो, जहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी से फ़ोटो खींची और फिर कैमरा ऐप से खींची, एक मेजर डिफरेंस रहता है क्वालिटी में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, यही प्रीमियम एक्सपीरियंस देती है एंड्रॉइड सिस्टम का, जो सिर्फ गूगल और सैमसंग दे रहे हैं। तो अब समझेगा इसकी मैं इस फोन के खिलाफ इतना क्यों था कि मैं ये बोलना चाहता था कि ये फोन खरीदो ही मत। एक्चुअली में फिर धीरे धीरे जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई ना 2-3 हफ्ते के बाद, तब मैं थोड़ा शांत हुआ कि नहीं फोन इतना भी बुरा नहीं है, अब स्टेबल एक्सपीरियंस मिल रहा है। बट स्टिल मेरी OnePlus से शिकायत रहेगी कि इनको अब फीचर्स ऐड करने चाहिए। एक टाइम पे ऑक्सीजन ओएस बहुत कुछ देता था, मतलब फीचर्स वाइज। अब तो अगर आप इनकी गैलरी ऐप में जाके एडिट बटन पे क्लिक करते हो फोटोज के, तो कुछ मामूली फिल्टर होते हैं, ऐसा कोई मतलब एडिटिंग ऑप्शन भी नहीं है। और बाकी एंड्रॉइड फोन पता नहीं क्या क्या दे देते हैं एडिटिंग के नाम पे। और गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे अब इस फोन से कोई भी हेट नहीं है, खासकर सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट से स्टार्टिंग में थी, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं ब्रांड को तो चीजें ठीक नहीं होती। तो इसलिए मैं सारी चीजें इतने बड़े लेवल पे हाईलाइट कर रहा हूँ। एक स्टेटमेंट में सब कुछ कंक्लूड करके बताऊं तो सिंपल सी बात है, जैसी एनिमेशन जितनी स्मूथनेस ये फोन दे रहा है बाकी और कोई भी नहीं दे रहा। तो मतलब बेसिक चीजें भी इस फोन की सॉर्टेड है, अब इतनी हेट नहीं है मुझे। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। एक और सेकेंड रीजन ये था इस फोन को हेट करने का कि लेटेस्ट प्रोसेसर आया स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। मैंने बहुत सारे फोनों में टेस्ट करा और सबसे वर्स्ट बात ये थी OnePlus 11 की कि उसमें ना एक स्ट्रेस टेस्ट मैंने रन करा और सबसे घटिया स्टेबिलिटी OnePlus 11 की आई थी, 35% कह रहा हूँ। और ऐसा स्टेबिलिटी टेस्ट देखने के बाद कोई भी टेंशन में आ जाएगा कि भाई ये फोन जो है हैवी टास्क जब भी इस पे परफॉर्म करने जाओगे लंबे समय के लिए, तो ये फोन जो है कुछ गड़बड़ कर देगा। बट ये भी चीज़ मैंने टेस्ट करी और लॉन्ग रन में टेस्ट करने के बाद मैं बता रहा हूँ मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं हुआ। और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, मैंने इस फोन के अंदर गेमिंग करी। एक गेम है रेगफेस्ट जो बहुत ज़्यादा हैवी है और मैंने काफ़ी देर उस गेम को खेला और मेरे माइंड में बस यही था कहीं फ्रेम ड्रॉप्स तो नहीं हो जाएंगे, मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई मतलब कि प्रोसेसर अच्छा नहीं है। बट ऐसा कुछ भी OnePlus 11 ने शो नहीं किया, मामूली से फ्रेम ड्रॉप्स थे। लेकिन बहुत सारी टेस्टिंग के बाद मेरे को एक चीज़ नोटिस हुई, जैसे कि मैंने बताया ना मैंने बहुत सारे फोन यूज करे थे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ, जो इस फोन में भी डला हुआ है। बाकी फोनों के मुकाबले ये थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक गेम है जेंशन इम्पैक्ट, जिसको अगर आप इंस्टॉल करोगे तो सारे फोन बहुत गर्म होते हैं, ये फोन थोड़ा सा ज्यादा ही गर्म हुआ था। और अब कैमरा एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं। जो इसका बैक कैमरा है 50+48+32 मेगापिक्सल का। अब इससे बहुत सारी फोटोज खींचने के बाद कुछ चीज तो मेरे को समझ में आ गई है। देखो बाकी एंड्रॉइड फोन्स जो है न्यूट्रल कलर्स लाने के चक्कर में सैचुरेशन बहुत डाउन कर देता है, मतलब वो बड़ी फीकी फीकी फोटोज लगती है। बट यहाँ पर OnePlus ने बड़ा सही बैलेंस मेंटेन करा हुआ है। अब ये जितनी भी आप फोटोज देख रहे हो ना, ये आपको आई कैची नहीं लगेंगी, बट कोई ये नहीं कह सकता कि इनमें कलर्स मिसिंग है, मतलब कि जैसा सीन होता है ये दिखा देता है। सेकंड चीज मैंने ये नोटिस करी कि ये फोन इतना तो स्मार्ट है कि सीन को देखने के बाद इसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ज्यादा डिटेल की नीड है, ज्यादा शार्पनेस की नीड है, और ये प्रोवाइड करता है।
उस चक्कर में फाइल साइज तो ज्यादा होता है। और नेक्स्ट बात मैंने ये नोटिस करी कि इस फोन का पोर्ट्रेट मोड अच्छा तो है, मतलब हेजलब्रेड की जो है यहाँ पर चल रही है ट्यूनिंग वगैरह वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लर कमाल का होता है। इनफैक्ट यहाँ पर कटआउट भी सही निकाल लेता है। आई मीन 10 में से 8 आउटपुट बहुत सही आते हैं। बट यहाँ पर जो है ना पोर्ट्रेट खींचते समय एक शटर लैग देखने को मिलता है। कमी बताने से पहले एक चीज को 100% मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। बहुत टाइम हो गया था कि OnePlus जो है कभी भी अपने कैमरा डिपार्टमेंट को सॉर्ट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब कंपटीशन के मुकाबले ये नीचे रहते थे। बट इस साल मैं बोलूंगा हाँ इन्होंने काफी अच्छा स्टेप अप किया है। जैसे कि मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ और ये कमियां मुझे जो है थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, क्योंकि जब भी टफ सिचुएशन आती है फिर जब भी लो लाइट सिचुएशन होती है ये अजीब से वाइट सा कुछ क्रिएट कर देता है एक ह्यूमन सब्जेक्ट के अराउंड। और पता है ये सेम प्रॉब्लम जो है पिछले साल वाले OnePlus 10T में भी थी, उसमें तो बहुत ज्यादा थी। यार इसमें फिर भी थोड़ी सी कंट्रोल्ड है। बट यार खुद सोचो आपने 60,000 का फोन खरीदा है और आपके पास एक ही मूवमेंट है एक फोटो खींचने का और उसमें ऐसी प्रोसेसिंग हो गई, वो थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो डिसअपॉइंटिंग लगता है। वैसे OnePlus ने एक काम अच्छा करा है कि अल्ट्रा वाइड लेंस जब मैंने लॉन्ग रन में टेस्ट कराया तो बड़ा सही निकला, क्योंकि मेन और अल्ट्रा वाइड के बीच में बहुत कम कलर डिफरेंस रहता है, जो कि प्रीमियम टच है। इनफैक्ट अल्ट्रा वाइड जो है बहुत अच्छी फोटोज भी खींच रहा है। वैसे जो टेलीफोटो लेंस है ना मेरे हिसाब से पोर्ट्रेट शॉट्स ठीक खींच रहा है, इन जनरल भी अच्छा काम करता है। बट हाँ मुझे ये भी फील होता है कि 3x होता तो थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो जाता। वैसे एक बात बताऊं, मेरे हिसाब से OnePlus ने जो है ना लो लाइट में खुद को काफी इंप्रूव किया है, क्योंकि नॉइस कम आ रही है, शार्पनेस भी है। इनफैक्ट जो ब्राइट एरियाज है उनको भी हैंडल कर पा रहा है नाइट मोड। लेकिन जो डे लाइट में प्रॉब्लम बताई थी ना कि स्किन टोन काफी ज्यादा ब्राइट कर देता है, वो लो लाइट में भी है। खैर इस प्रॉब्लम को अगर हम माइनस करके देखें तो मेरे हिसाब से फिर टेलीफोटो लेंस और अल्ट्रा वाइड दोनों जो है लो लाइट में अच्छा वर्क कर रहा है। अच्छा सेल्फीज की बात करूं तो यहाँ पर भी वो सेम प्रॉब्लम है कि स्किन जो है कभी कभी वाइट ये कर देता है। ये तो जनरली एक्चुअली में सेल्फी कैमरा भी अच्छा परफॉर्म करता है। देखो मैं कमियां इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप ये फोन खरीदो तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ ऐसी ऐसी कमियां निकल के आ सकती है कैमरे के अंदर। बट मैं ये भी बता देता हूँ ये जो कमियां है ना 80% टाइम नहीं आती। 80% टाइम ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ अगर आप इस फोन को वीडियो के लिए देख रहे हो तो शायद से आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब 4K आउटपुट मैं इसका टेस्ट कर रहा था तो देखो कलर्स ठीक दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, बट एक्सपोजर अप एंड डाउन हो रहा है और कभी कभी तो डार्कर एरियाज में नॉइज भी देखने को मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा डिजास्टर तो इसकी पोर्ट्रेट वीडियो के अंदर है। आप ये जरा सैंपल देखना, मतलब लग रहा है 60,000 के फोन ने ये वीडियो शूट करी है। नो डाउट OnePlus को जो है पोर्ट्रेट वीडियो पे ध्यान देना चाहिए। और फ्रंट वीडियो की बात करूं तो वो भी बहुत एवरेज है यार, उसमें भी ओवर शार्पनेस देखने को मिलती है और मैक्सिमम 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइक मेरे को पसंद नहीं आया। फोटोज के लिए कंसिडर कर सकते हो इस फोन को, वीडियो के लिए मत करना। खैर इसी नोट पे मैं कंक्लूजन भी बता देता हूँ कि इस फोन को आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। देखो 60,000 रुपए ना बहुत बड़ा प्राइस सेगमेंट है और इसमें अगर मैं आपको ये सारी कमियां नहीं बताता और आप इस फोन को खरीद लेते, हो सकता है आपको लगता है कि भाई मैंने आप लोग को फंसा दिया। और ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ, अगर आप लेटेस्ट और भी फोन देखोगे ना एंड्रॉइड वर्ल्ड के अंदर जो 60,000 रुपए के प्राइस सेगमेंट में आ रहे हैं, उन सबसे अगर आप OnePlus 11 को कंपेयर करने गए तो ये थोड़ा सा ऊपर ही निकलेगा। इन शॉर्ट ये वेल बैलेंस्ड पैकेज ही निकलेगा। तो इसीलिए इतनी सारी कमियों के बाद आप लोग को लाइक इन्फॉर्म करने के बाद लास्ट में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे फ़ोन पसंद आया। जब तीसरे हफ्ते तक मैं इस फ़ोन को यूज़ करने के बाद पहुंचा ना, मुझे फ़ोन जो है स्टेबल भी फील होने लगा था। एक और बात, इस फ़ोन को अगर आप खरीदते हो तो 256GB वाला वेरिएंट ही खरीदना, क्योंकि इसके अंदर बेटर स्टोरेज मिलती है तो ओवरऑल बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लोअर वेरिएंट पे बिल्कुल मत जाना। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस फ़ोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो तो नीचे मैं प्रोडक्ट टैग कर देता हूँ वीडियो के नीचे, और आप वहाँ से खरीदोगे तो मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो यार, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रार में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।